सर। तो रेस्पिरेशन में पढ़े हम बताए कि रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग है, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन ना प्रोसेस होता है उसमें। एक प्रोसेस नहीं होता है। सबसे पहले ब्रीथिंग होता है या ब्रीदिंग हम लोग पढ़ते हैं उसको। ब्रीदिंग, इसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। नहीं, देखो हम बता रहे हैं तुम लोगों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे 2 से 3 बजे क्लास में। उसमें ब्लड वेसल के बारे में बता देंगे आज। ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, तो ये बहुत दोनों में रिलेशन है। दोनों में काफी रिलेशन है। जो ऑक्सीजन जो आता है, ऑक्सीजन O2, कैपिलरी है, तो कैपिलरी कहेंगे। हेलो, हाँ नमस्ते। देखो, कैपिलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कैपिलरी को समझना बहुत जरूरी है। सारा काम हम लोग को कैपिलरी से होता है। नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। कैपिलरी जो है एक्वामस एपिथेलियम सेल का बना होता है, एकदम सिंगल लेयर होता है सेल का। कैपिलरी काफी थीन होता है। वेन भी ब्लड वेसल है, कैपिलरी भी ब्लड वेसल है और आर्टरी भी ब्लड वेसल है। लेकिन आर्टरी और वेन का जो लेयर होता है ब्लड वेसल का, उसमें 4-5 लेयर होता है, काफी थिक होता है। उसमें ब्लड जो है काफी प्रेशर से जाता होगा, लेकिन कैपिलरी काफी थीन होता है, उसका डायमीटर भी बहुत छोटा होता है। कैपिलरी और ल्यूमेन, जिसको ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन है। डायमीटर, डायमीटर को ल्यूमेन बोलते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट देखो समझने वाला चीज है कि कैपिलरी जो है, तुम देखते होगे, जस्ट सोचना तुम, जो
सावर होता है, जो झरना होता है स्नान करने वाले से, वह पानी कैसे हर एक उसमें छोटा छोटा ओपनिंग रहता है और उससे हर एक ओपनिंग से वाटर पूरा छिड़कता है, पूरे बॉडी पे फैला देता है। आता है एक ही पाइप से, एक छोटा सा पाइप से आता है, लेकिन वह डिफरेंट होल्स में टूटकर पूरे बॉडी में फैल जाता है। और जिसको एलिमेंट्री आइडिया ये सब नहीं रहेगा, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ का भी आइडिया होना चाहिए, तब लोग सीखता है। अब हम बोल दिए कैपिलरी, कैपिलरी टूट जाता, आर्टरी जो है कैपिलरी में टूट जाता है, टूट गया। टूटने का मतलब नहीं है, एक पाइप आया और उससे कितना छोटा पॉइंट से पाइप, अब सोचो कि हर एक पॉइंट से वो छोटा पाइप जोड़ दो तो ऐसा ही जो झरना होता है नहाने वाला, उससे सपोज करो हर एक झरना से पानी गिर रहा है, उससे हर एक झरना के पॉइंट से एक छोटा छोटा पाइप जोड़ दो, पतला पतला पाइप जोड़ दो, जितना डायमीटर से पानी गिरा उतना ही डायमीटर का पाइप ले लो, एकदम थीन थीन पाइप ले लो। तो सोचो कि उससे कितना पाइप जुट जाएगा। वह फिर पाइप आगे चलकर फिर एक मोटा पाइप में जुट जाएगा। नहीं तो हम लोग इसको कहते हैं टूट गया, आर्टरी कैपिलरी में टूट जाता है, फिर एक जगह सबका मुंह ज्वाइंट हो जाएगा, वेन में चला जाएगा। अभी अगले क्लास में हम लोग आज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूरे फिजियोलॉजी को समझने के लिए, क्योंकि देखो हमारा ब्लड ही जो है ना, ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है और वेसल, ये हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल सबको ट्रांसपोर्टेशन सेल से लाना, सेल को पास ले जाना, वह ब्लड है और ब्लड कैपिलरी माध्यम है। जब यही माध्यम को हम लोग नहीं समझ पाएंगे सही ढंग से, तो और आगे क्या समझेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं कि हमारा ऑर्गन कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, उसको फिजियोलॉजी हम लोग कहते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब वो हुआ, फिजियोलॉजी जो है कैसे हमारा ऑर्गन वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी हुआ है जिसमें हम लोग सीख पाते हैं कि हमारा ऑर्गन का वाइटल फंक्शन कैसे कर रहा है। तो यहाँ जो है तुम लोग को ये बहुत बड़ा चीज सीखना होगा कि जो ब्लड कैपिलरी होता है, तुमको माइंड में सोचना होगा, ये कोई सपोज करो कि ये कोई पाइप है, ऐसा मोटा पाइप है, इससे सब में ब्लड आ रहा है, तो इसको हम लोग इस पाइप से छोटा छोटा बूंद झरना निकला, ऐसे पानी गिरा, झरना में ऐसे ना पानी गिरता है, ऐसे पानी गिरता है, झरना में देखो ऐसे पानी गिर जाता है, ऐसे पानी गिर जाता है, ऐसे आता है, झरना टूट जाता है, यानी डिफरेंट पॉइंट्स में से पानी गिरना शुरू हो जाता है, तो ना पूरे बॉडी को वह बाथ कर देता है। तो समझो कि हम लोग जो हर एक पानी ऐसे से गिर रहा है, उसको हर एक को कैपिलरी मान लें हम लोग। इससे हमारा सेल बात करेगा, टिश्यू बात करेगा, इंपॉर्टेंट मटेरियल ले लेगा और फिर सब एक जगह कलेक्ट हो जाएगा और फिर ये वेन में जुटकर एक बड़ा सा ट्यूब में जुटकर आगे चला जाएगा, इसको वेन कहेंगे। जहां कलेक्ट होगा वह सारे फिर कलेक्ट होगा, उसको एक तो पानी फर्श पर गिरता है और फिर बाथरूम के मोटा पाइप से गिरकर चला जाता है, यानी वो वेन हो गया। ऐसा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो ये जो है ये कैपिलरी है, थीन एकदम बाल है इसका, इससे एकदम पानी वाटर डिफ्यूज, इससे मटेरियल डिफ्यूज कर सकता है, और इसके बीच में ये सब सेल है, टिश्यू है, जो कि बात करता होगा, जो बात करेगा।
इस तरह से मटेरियल एक्सचेंजिंग होता है। नहीं, ये हम एक इतना बड़ा कैपिलरी दिखा रहे हैं, ये कैपिलरी दिखा रहे हैं हम लोग, ये कैपिलरी दिखा रहे हैं, समझो। तो ये सबसे पहले जो है ये ऑक्सीजन आएगा कैपिलरी में, यहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन, और जो कैपिलरी में जो CO2 है चला जाएगा, दोनों लंग से जाएगा। हम अलग अलग दिखा रहे हैं फिगर क्लियर होने के लिए। खाना ना पकड़ो पड़ दो। अब तुम्हारा कैपिलरी जो है, कैपिलरी से बहुत सारा कैपिलरी में गया होगा, वह सब कैपिलरी एक जगह जुट गया होगा, जुट कर एक मोटा सा ब्लड वेसल बना लिया होगा, जिसको आर्टरी या वेन कहेंगे। अब ये जो है ये कहां जाएगा, ये कैपिलरी में आ गया। कैपिलरी से बहुत सारा कैपिलरी में गया होगा, वह सब कैपिलरी सब एक जगह बंडल बनाकर इकट्ठा होगा और एक बड़ा सा भेसल में चला जाएगा, और वह भेसल हार्ट में लेके चला जाएगा। अब यहाँ हार्ट बना देते हैं, ये हार्ट है, ये हार्ट में चलाएगा ब्लड। हार्ट क्या करेगा, हार्ट फिर ब्लड निकालेगा। हार्ट में क्यों होता है बताएंगे, डायरेक्ट बॉडी में क्यों नहीं जाता है पढ़ोगे। हार्ट में प्रेशर क्रिएट करने के लिए, लंग्स में ऑक्सीजन ले लिया तो बॉडी में जा सकता था, पूरे बॉडी में जा सकता था, लेकिन पूरे बॉडी में नहीं जाके वह हार्ट में चला जाता है। क्यों हार्ट में जाता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट करने के लिए। हार्ट में नहीं जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो पूरे बॉडी में फैलेगा नहीं ब्लड, तो इसलिए लंग्स के कैपिलरी से पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में जाता है। हार्ट ब्लड को पंप करेगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। अब क्या करेगा, सपोज करो कि हार्ट पंप किया ब्लड को, कहां चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। नहीं, ये सेल है, ये सेल में चला गया, ये सेल में चला गया। नहीं, सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 इसको दे देगा। नहीं, ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 दे देगा। नहीं तो, और ये फिर ऑक्सीजन फिर ये ऑक्सीजन गया सेल में, और जहां वह सेल में फूड से एनर्जी फूड से रिएक्शन करके एनर्जी बनाएगा। यही तो प्रोसेस है कि जो गया ऑक्सीजन इस सेल में, अब यहाँ क्या होगा, इसमें फूड होगा, पहले से डाइजेस्टेड फूड होगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। नहीं तो देखो, एक ऑक्सीजन का एक्सचेंज यहाँ हुआ, एक तो यहाँ हुआ नॉस्ट्रिल से हुआ, तो इसको हम लोग ब्रीदिंग कहेंगे, ब्रीथिंग कहेंगे। यहाँ हुआ उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये हार्ट और इसके बीच में हुआ तो इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे, और ये ऑक्सीजन जाके सेल में रिएक्शन किया उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। यानी रेस्पिरेशन 4 फेज में समझो होता है, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। नहीं, तब तुम्हारा इतना ये प्रोसेस के थ्रू तुम्हारा बॉडी में तब एनर्जी बनेगा लास्ट में जाकर। क्लियर समझ में आ रहा है जी? हेलो, अब बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया, देखो वो बोलेगा। हेलो, हेलो,
हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा था अभी? यस सर। नहीं आ रहा था सर। कब से नहीं आ रहा था? सर 10 मिनट हो गया। 10 मिनट से नहीं आ रहा है? यस सर। ये पढ़ाया जो आया रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाया था आया? सर 1-2 मिनट से नहीं उठा। हैं? 1-2 मिनट से था म्यूट सर। ये जो समझाए कि ब्रीदिंग और ये जो लंग से जो आया कैपिलरी में फिर गया। यस सर, ये सब आ रहा था। आ रहा था ना? यस सर। अब सबसे पहले क्या हुआ होगा? ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन लंग्स में क्या होगा? लंग से ब्लड कैपिलरी में क्या होगा? ब्लड कैपिलरी से फिर हार्ट में क्या होगा? हार्ट से फिर सेल में चला गया होगा। नहीं, बात समझ में रहा है ना? जो प्रोसेस है यही है। सेल में जाकर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया होगा, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। हम लोग को यही चीज समझना है पूरे अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लंग्स कैसे हेल्प करता है ऑक्सीजन को होल्ड करके कैपिलरी को देने में। कैपिलरी से तो जाता है हार्ट में, कौन वेसल्स ले जाता है, हार्ट फिर पंप करेगा तो वह सब सेल में चला जाएगा। सेल वहां ऑक्सीजन को यूज करेगा और एनर्जी बनाएगा, उससे हमारा सेल सरवाइव करेगा। टेक्निक तो यही है। देखो, हम शुरू कर दिया कि सारा चीज सेल के पास है। हम लोग जो फंक्शन कर रहे हैं वह सेल के कारण कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए, हम लोग को सेल को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। नहीं, सारा जो काम हो रहा है वह सेल के लिए हो रहा है। सभी चीज सेल को चाहिए। नहीं, सभी मटेरियल जो है वह सेल को चाहिए, बिना सेल का नहीं हो सकता। नहीं तो जितना भी चीज है वह सेल के पास होता है एक्टिविटी। नहीं, हम लोग को लगता है कि हम लोग का पूरा बॉडी इतना बड़ा है तो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन ये सेल के इफेक्ट से हो रहा है। सेल के अंदर एनर्जी बन रहा है, उस एनर्जी का यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा यूज करता है कि लगता है कि हम लोग का पूरा बॉडी यूज हो रहा है। उस सेल के बीच में ऐसा रिलेशन है, ऐसा ये तो ये मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है सेल तक, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज है, उसमें बीच में इन्वॉल्व होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, तब जाके ये हमारे सेल तक पहुंच पाता है ये ऑक्सीजन। नहीं, अब इस रास्ता में कहूं प्रॉब्लम होगा भाई तो सेल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। सेल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो हम लोग का बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, बैड इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग का तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। हम लोग तो उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज जो है ये वायरस इफेक्ट कर रहा है, किसको इफेक्ट कर रहा है? लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, यानी लंग्स के सेल को इफेक्ट कर रहा है। उसमें जो सेल है उसको इफेक्ट कर रहा है, वह रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है। जो हमारा सेल है, सेल की परमेबिलिटी को खत्म कर देता है, ऑक्सीजन को जाने आने का रास्ता को बंद कर देता है। इसके कारण हम लोग का ब्रीदिंग जो है डिस्टर्ब हो जाता है और आदमी तुरंत मर जाता है। तो वायरस क्या कर रहा है? वायरस एक मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स बॉडी में जा रहा है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के बाद जो हम लोग को रेस्पिरेटरी है, जो सेल है, क्योंकि सब तो सेल से बना हुआ है, सारा तो सेल का काम है। जो सेल जो फंक्शन करता है ऑक्सीजन को ट्रांसफ्यूज करके ब्लड वेसल में पहुंचाने का, वह सेल में सेल की परमेबिलिटी को वह ब्लॉक कर देता है। वो अपने ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, वहां पर सारे सेल की परमेबिलिटी को ब्लॉक कर देता होगा। ना तुम अब कुछ मत करो, अब हम जो कहते हैं जो करो। धीरे धीरे हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लंग से ब्लड कैपिलरी में जाना बंद हो जाता है, यहाँ से यहाँ जाना बंद हो जाता है। वायरस का जैसे इफेक्ट पड़ेगा, लंग्स जो है, लंग्स इस सेल को इसे ऑक्सीजन कैपिलरी के पास भेजना बंद कर देगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्रेन डेड कर जाएगा तुरंत। नहीं, तो ये इफेक्ट किसको कर रहा है? हमारे ऑर्गन को कर रहा है, हमारे सेल को इफेक्ट कर रहा है, उसकी सेल को फंक्शनल पार्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल उसको डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, और ब्लॉकेज हो जाता है ऑक्सीजन का हम लोग के बॉडी। समझ में आ रहा है की बात की नहीं?
तो जब तक तुम लोग सेरेब्रल लेवल पर नहीं सोचोगे, बायोलॉजी समझना मुश्किल है। जब तक सेरेब्रल लेवल पर नहीं सोचोगे, जो बायोलॉजी लेकर आगे पढ़ना चाह रहा है उसका रास्ता क्लियर नहीं होगा। कुछ लोग चाहता है कि आगे कुछ बढ़िया करे, उसके लिए एक ही यहाँ टेक्निक है कि वह बेसिक पॉइंट को समझने का कोशिश करे। बिना बेसिक पॉइंट समझे हुए कुछ नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें कौन कौन ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है। नॉस्ट्रिल हो रहा है, नेजल्स कैविटी हो रहा है, फायरेंक्स हो रहा है, नहीं ट्रैकिया हो रहा है, ब्रोंकी हो रहा है, ब्रोंकाई हो रहा है। समझना होगा। ब्रोंकाई जो है आगे जाकर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब में टूट जाता है, ऐसा तो सेल का सब बना होता है। लंग्स का क्या है? लंग्स भी सेल है, उसमें वह सेल डिफ्यूज कर देता है कैपिलरी में ब्लड जो ऊपर से आता है जो नहीं। तो ये सब फैक्टर को समझना होगा। बहुत आसान है डॉक्टर बनना, और नहीं तो इतना टफ है कि मत कहो। नहीं, इसलिए किताब पढ़ो, किताब पढ़ोगे, हम डिस्कस करेंगे तब ये समझ में आएगा। या पढ़ा लेने के बाद किताब पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो। मेडिकल वही कंप्लीट करता है ना जो 11 12 का एनसीईआरटी को पढ़ के समझ जाए, मेडिकल कंप्लीट कर देगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 11 12 का पढ़ के जो समझ लेगा वो समझो कि मेडिकल कंप्लीट कर लेगा। तो उसके लिए तो पहले 9 10 का पढ़ के समझना होगा एनसीईआरटी। बिना 9 10 का एनसीईआरटी समझे हुए 11 12 का समझ ही नहीं सकता। तरीका आसान है, लेकिन उसको अचीव करना मुश्किल बहुत है। ये पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग जो पढ़ते हैं उसका क्या काम है? हार्ट है, ब्लड वेसल है, 3 चीज है उसमें। उसका काम क्या है? हार्ट का क्या काम है कि ब्लड को पंप करते रहता है, प्रेशर को मेंटेन रखता है कि पूरे ब्लड बॉडी में फ्लो करते रहे, हेड से लेकर लेग तक। अब ब्लड वेसल का काम है कि वह हर एक जगह ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे, और ब्लड जो है उसमें वह मूव करता है मटेरियल को लेकर। वो मीडियम हुआ कि उसमें मटेरियल सोलेबल हो गया, अपना मूव कर रहा है, वह बॉडी में जा रहा है। नहीं, इसलिए सीखना होगा, पढ़ना होगा। 7 क्लास में भी पढ़ा होगा ये सब। हम बताए थे तुम लोग को कि पहला काम ब्रीदिंग होगा। तो ब्रीदिंग में कौन कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व होगा? नॉस्ट्रिल होगा, नेजल्स कैविटी बताए थे, बता दिए थे कि नेजल्स कैविटी का क्या काम है। वहां से ऑक्सीजन चला जाएगा फायरेंक्स में, और फायरेंक्स
उसके बाद ट्रैकिया में चला जाएगा। अभी हम दिखाते हैं तुम लोग को फिगर। और ट्रैकिया जो है दो पार्ट में टूट जाता है, तो एक राइट ब्रोंकाई एक लेफ्ट ब्रोंकाई में। राइट ब्रोंकी में ब्रोंकी में और लेफ्ट ब्रोंकी में। तो वह फिर राइट और लेफ्ट वह भी छोटे छोटे ब्रांच में टूट जाता होगा, यानी एक ब्रांच से बहुत सारा ब्रांच निकल जाता होगा। एक ब्रांच आया उससे दो तीन ब्रांच निकल गया, तो उसको हम लोग ब्रांच में टूट जाना कहते हैं। ऊपर से एक आ रहा है, देखते हो पेड़ में एक ब्रांच गया उससे बहुत सारा ब्रांच निकल जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऐसा ही होता है, ऊपर से एक ट्यूब आता है, दो ट्यूब में टूट जाता है, फिर दोनों ट्यूब से छोटे छोटे ट्यूब में टूट जाता है, बहुत सारा ब्रांच निकल जाता है। क्यों टूटता है यही बताते हैं। हम लोग झरना क्यों लगाते हैं? वाटर को फैलने के लिए कि पूरा बॉडी पर एक साथ पानी गिरे और कम पानी गिरे। अब डायरेक्ट एक जगह पानी गिरेगा तो उसका यूज ज्यादा नहीं हो पाएगा। झरना से है कि पानी पूरे बॉडी पर फैलेगा, ज्यादा उसका यूज होगा, एक साथ बहुत सारा ऑर्गन बात कर लेगा। डायरेक्ट पानी गिरेगा उससे हेड पर गिरेगा, पानी पूरा छितरा जाएगा, बॉडी उसका सही ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। नहीं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए टूटता है। एक बड़ा सा गोला है, मट्टी का समझो कि बहुत बड़ा गोला है, तो कोई सब बहुत बड़ा पॉइंट है, सब लोग नहीं समझ पाता है। और उस गोला से तुम छोटा छोटा गोला बना दो। जो सरफेस एरिया है, जो बड़ा वाला गोला का सरफेस एरिया और उस सब का छोटा वाला गोला का सरफेस एरिया में अंतर हो जाएगा। वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन सरफेस एरिया तो अलग होता है, 9th में पढ़ागा मैथमेटिक्स में। तो छोटा छोटा ब्रांच में इसलिए टूटता है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्सचेंज ज्यादा होगा ऑक्सीजन का। एक्सचेंज ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, सरफेस एरिया इसीलिए बढ़ता है। नहीं, तो इस तरह से तुम लोगों को सीखना होगा बाबू। नहीं कहा कि ये दोनों पार्ट में जो कॉन्सेप्ट करीब करीब हम देने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट में उसके बाद फिर तो नोट्स पढ़कर तुरंत विदा कर देंगे, खत्म कर देंगे चैप्टर को। इसलिए चैप्टर को समझने का कोशिश करो, चैप्टर का मेन थीम को समझने का कोशिश करो कि आखिर चैप्टर में एक्चुअल क्या है। जो नहीं, सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज, तीन चीज को हम लोग समझेंगे, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। कैसे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हेड से लेकर लेग तक। नहीं तो एक बार तुम लोग जो है बढ़िया ढंग से इसको देखो। नहीं, आज हम लोग 2 बजे से 3 बजे के क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करेंगे, जो कि इससे, इस लंग से बहुत रिलेशन है उसका, इसीलिए तभी और ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा लंग्स के बारे में। नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ लेंगे, वो भी शुरू कर देंगे, ये भी शुरू रहेगा, तो दोनों में रिलेशन है। देखते हो बीच में सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, तब तुम्हारा ये दोनों पार्ट खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी का जो मैक्सिमम पार्ट है
और खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ बचेगा इवोल्यूशन और हेरिडिटी। हेलो, बोलिए। कौन क्लास का? नहीं, दोनों में ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो ट्रैक है, इस ट्रैक को समझेंगे, इस ट्रैक को समझेंगे, इस ट्रैक का पार्ट्स का नाम याद कर लेंगे, कौन कौन सा पार्ट है, कैसे यहाँ ऑक्सीजन भेजता है, ये कैसे भेज देता है हार्ट को पास, हार्ट कैसे सेल को पास भेज देता है, हो गया। इसका मैकेनिज्म पढ़ लेंगे हम लोग, खत्म हो जाएगा। नहीं, हम लोग जो है मैकेनिज्म जो है पढ़ लेंगे कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसका क्या क्या नाम है। ये लंग्स है, ये भी लंग्स है, लंग्स से ब्लड कैपिलरी में चला गया, यहाँ से हार्ट में चला गया, हार्ट से सेल में चला गया, कैसे गया, किस प्रोसेस से गया, कौन कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो गया, हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हार्ट में हम लोग, हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे वो ब्लड सप्लाई करता है। नहीं तो जो 2 से 3 बजे के क्लास में होगा शुरू, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग शुरू करेंगे। जो पहला क्लास नहीं ज्वाइन करेगा खत्म हो जाएगा कहानी।